नमस्कार दोस्तों। आज से हम क्लास 8 के साइंस के एनसीईआरटी के बुक को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आज से चैप्टर नंबर 2 से अपने इस जर्नी की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 इसलिए मैंने स्किप कर दिया क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं था। उसमें सिर्फ ये बताया गया था कि बाकी के जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में कौन-कौन सी बातों को कवर किया जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, जो सबसे पहला रेलेवेंट चैप्टर हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से था, वो चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हम अपने आस-पास के जो सूक्ष्म जीवों के जगत हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हम सूक्ष्म जीवों के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये हमारे जीवन में, हमारे पर्यावरण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, इसी अदृश्य जीव जगत के साथ ये क्लास 8 की जो बुक है, उसको मैं शुरू कर रहा हूँ। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, मानव कुछ ऐसी वस्तुओं को ही देख सकते हैं जिनका एक निश्चित आकार होता है। अगर इस निश्चित आकार से कोई भी छोटी वस्तु है तो हम उसको नहीं देख सकते हैं। तो शुरुआत में जब मानव अपने परिवेश से, अपने आसपास की छोटी-छोटी वस्तुओं से बहुत ज़्यादा अनभिज्ञ था। उसको नहीं पता था कि उसके आसपास की चीज़ों में क्या-क्या पाई जाती है। तो धीरे-धीरे करके जब लेंस का विकास हुआ, तो लेंस के विकास की मदद से छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाया जाने लगा और लेंस के विकास के बाद आप देखें तो इसके आवर्धन में काफ़ी सुधार हुआ। यानी कि छोटी वस्तुओं को जो बड़ा करके दिखाए जाने की कैपेसिटी थी, उसकी क्षमता में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ और अंततः हम देखते हैं कि जब सूक्ष्मदर्शी का निर्माण हुआ, तो सूक्ष्मदर्शी के निर्माण के बाद हम अपने आस-पास के उस अदृश्य संसार को देखने में सक्षम हो पाए, जो हमारी आँखों की क्षमता से परे था। तो दोस्तों, हम इसी सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये सूक्ष्मदर्शी हमारे आसपास के जो भी सूक्ष्म जीव हैं उनको दिखाता है। हम आज पढ़ेंगे कि कैसे ये सूक्ष्म जीव जो हैं, ये हमारे जीवन में, हमारे रसोई घर में हमारी मदद करते हैं, हमारे पर्यावरण में हमारी मदद करते हैं, हमारे उद्योग में हमारी मदद करते हैं। तो देखिए, सूक्ष्म जीवों के बारे में जो सबसे पहला आप बोलें कि लैंडमार्क जो इन्वेंशन था, वो ये था कि जब 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने एक माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक प्रकाशित की। अब उन्होंने इस पुस्तक में कई सारी छोटी-छोटी वस्तुओं के बहुत ज़्यादा आवर्धित चित्र दिखाए। आवर्धित चित्र दिखाने का मतलब कि उन्होंने छोटी वस्तुओं का बड़ा-बड़ा जो मैग्नीफाइड पिक्चर होता है, उसको दिखाया। अब इस जिस उपकरण के माध्यम से उन्होंने ये सारी तस्वीरों को खींचा था या इन तस्वीरों को देखा था, उनको हम आज सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी ऐसी वस्तुओं को हमें बड़ा करके दिखाता है, जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। ये हमें 200 से 300 गुना उन वस्तुओं को बड़ा करके दिखा सकता है। तो इन्होंने सबसे पहले जो कॉर्क होता है, उस कॉर्क के एक पतले टुकड़े को देखा था, जिसको देख के उन्हें लगा कि ये तो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा है। फिर इन्होंने इसका चित्र बनाया और उन्होंने प्रत्येक छोटे भाग को कोशिका कहा। और यहीं से विज्ञान के क्षेत्र में देखें तो सर्वप्रथम जीवन की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहा गया है। फिर 1900 माफ़ कीजिएगा, फिर 1660 के दशक के आस-पास आप देखें, जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से ज़्यादा परिष्कृत लेंस बनाए और फिर इस सूक्ष्मदर्शी का एक ऐसे सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया, जो कि जीवाणु को, जो रक्त कोशिकाओं को स्पष्ट रूप से देख सकता था। तो इन्होंने जीवाणुओं को देखा, इन्होंने रक्त कोशिकाओं को देखा और उसका वर्णन किया। तो चूँकि ये जीवाणु और रक्त कोशिकाओं को स्पष्ट करने वाले पहले व्यक्ति थे, इसी वजह से एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जैविकी का जनक कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये आप देख सकते हैं, ये माइक्रोग्राफिया पुस्तक है। ये जो है आपको ये आपको दिखाया गया है रॉबर्ट हुक का सूक्ष्मदर्शी और फिर इसमें जो कॉर्क कोशिकाएँ हैं, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि कोशिका क्या होती है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जीवन की मूलभूत इकाई के रूप में सबसे पहले कोशिका को बताया था। तो कोशिका क्या होती है, हम इसको समझते हैं। दोस्तों, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है और सभी सजीव इसी से बने होते हैं। यानी कि हमारा शरीर जिन चीज़ों से बना है, उनमें उन चीज़ों में जो सबसे छोटी इकाई है, वही है कोशिका। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक कोशिका के कई सारे मूल भाग होते हैं, ठीक बात है? जैसे कोशिका झिल्ली होती है और फिर केंद्रक होता है और कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में आप देखेंगे कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका झिल्ली किसी भी कोशिका के सबसे बाहर का भाग होता है, ठीक बात है? फिर उसके सबसे अंदर के भाग के रूप में केंद्रक होता है और इन दोनों के बीच में एक द्रव्य के रूप में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो केंद्रक के अंदर भी बहुत सारे छोटे-छोटे कोशिका के घटक होते हैं, जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको केवल इतना ध्यान में रखना है कि जो कोशिका है, उसके 3 मूल भाग होते हैं। कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी भाग,
केंद्रक सबसे आंतरिक भाग और इन दोनों के बीच में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। अब जो पादप कोशिकाएं होती है, ये तो हमने कोशिका की ओवरऑल क्लासिफिकेशन की बात करी, लेकिन जब हम पादप कोशिकाओं को देखते हैं तो पादप कोशिका में एक विशेष संरचना हमें देखने को मिलती है, जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। तो पादप की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है और जंतु की कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो हम एक एक करके इन सारे मूल भागों के बारे में बात करेंगे कि इनका क्या काम है और ये कैसे किसी भी फंक्शन को अब देखेंगे कि करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। दोस्तों, कोशिका झिल्ली मैंने आपको बताया कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक को घेरे रहती है, यानी कि सबसे बाहरी जो परत होती है कोशिका की, हम उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये एक कोशिका को दूसरे से अलग भी करती है। साथ ही साथ ये जो कोशिका झिल्ली होती है, ये संरंध्र होती है। कहने का मतलब इसमें छोटे-छोटे छेद होते हैं। अब इस छोटे-छोटे छेद की मदद से कोशिका को जो पदार्थ चाहिए, वो कोशिका में अंदर की तरफ चला जाता है और कोशिका से जो अपशिष्ट पदार्थ है, वो बाहर की तरफ इन्हीं छेदों के माध्यम से निकल जाता है। तो ये कोशिका झिल्ली का काम है कि ये एक कोशिका को दूसरे से अलग करते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक को घेरे रहते हैं और ये आवश्यक और अपशिष्ट पदार्थों के अंदर-बाहर आ जा सकने को ये करते हैं। उसके बाद आता है कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली के बाद आप देखेंगे केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में कोशिका के जो दूसरे घटक होते हैं, दूसरे जो यौगिक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, ये सभी उपस्थित होते हैं। तो आप देखें, पूरी जो भी जैव प्रक्रम कोशिका के अंदर होता है, उसमें से अधिकांश जैव प्रक्रम इसी कोशिका द्रव्य के भीतर होता है। तो कोशिका द्रव्य में कौन-कौन से उपघटक पाए जाते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे 2 बातें, कि एक तो जो कोशिका के दूसरे घटक है वो इसी में पाए जाते हैं और अधिकांश जैव प्रक्रम आपको कोशिका द्रव्य में ही देखने को मिलता है। फिर हम सबसे आंतरिक भाग के रूप में केंद्रक को देखते हैं और कोशिका की जो सभी गतिविधियां होती है, उसको नियंत्रित करने का काम यही केंद्रक करता है। इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इवन की कोशिका की जो वृद्धि होती है, उस वृद्धि को भी यही केंद्रक नियंत्रित करता है। तो ये कोशिका के 3 मूल भाग थे जिसके बारे में हमने बात की। अब मैंने आपको बताया था कि पादप कोशिकाएं जो होती है, उसमें कुछ अलग संरचनाएं होती है जंतु कोशिकाओं से। उसमें आप देखें कि पादप कोशिकाओं में सबसे पहले तो आपको मैंने बताया कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि जंतु कोशिकाओं में अवस्थित रहती है। इसके अलावा आप देखें तो पादप कोशिकाओं में छटाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, यानी छड़नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम लवक कहते हैं, जिनको हम प्लास्टिड कहते हैं। इसी में आपने क्लोरोप्लास्ट का नाम जरूर सुना होगा, जिसको हम हरित लवक कहते हैं, और ये हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में पौधों की बहुत मदद करता है। तो ये जो छटाकार संरचनाएं हैं, जिनको हम लवक कहते हैं, ये इनका काम ये होता है कि ये अलग-अलग पदार्थों का भंडारण करते हैं। यानी पादप कोशिकाओं को जिन भी पदार्थों की ज़रूरत है, उन पदार्थों का भंडारण करने का काम ये छटाकार संरचनाएँ यानी कि लवक, जिसको हम प्लास्टिड भी कहते हैं, तो ये करते हैं। फिर पादप कोशिकाओं में आपको खाली स्थान देखने को मिलेगा, जिसको हम रसधानी कहते हैं, और रसधानी का 3 काम होता है। एक तो ये बहुत सारे पदार्थों का संग्रह करते हैं, उसके बाद रसधानी के माध्यम से ही पादप की कोशिकाओं से जो भी अपशिष्ट होता है, वो बाहर निकलता है और रसधानी ही पादप की कोशिकाओं को आकार भी देता है। तो रसधानी जंतुओं में उपस्थित नहीं होते हैं, या जंतुओं में अगर होते भी हैं तो ये बहुत छोटे होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये उपस्थित नहीं भी हो सकते हैं और उपस्थित हो भी सकते हैं, लेकिन जब जंतुओं में रसधानी उपस्थित होंगे तो इनका आकार बहुत छोटा होगा। अब यहाँ पे आप देखिए, ये एक पादप की कोशिका है। इसमें ये जो है ये केंद्रक है। ये रसधानी आप देखिए कितना बड़ा है। तो इसी रसधानी में पदार्थों का संग्रह होता है, अपशिष्टों का निष्कासन होता है, और यही रसधानी किसी भी पादप कोशिका को आकार देता है। ये आप जो छड़नुमा संरचना देख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं लवक, और यहीं पे पदार्थों का भंडारण होता है। ठीक बात है? तो ये चीज़ हमने बात करी। अब दोस्तों, जो अलग-अलग कोशिकाएँ होती है, उन अलग-अलग कोशिकाओं के आकार में और संरचना में परिवर्तन होता है। ऐसा परिवर्तन इसलिए होता है, माफ़ कीजिएगा, परिवर्तन नहीं होता, भिन्नता होती है। तो ये भिन्नता इसलिए होती है क्योंकि अलग-अलग कोशिकाओं का काम अलग-अलग होता है। उदाहरण के तौर पे आप समझिए, जो मसल सेल है, जिसको हम पेशी कोशिका कहते हैं। पेशी कोशिका काफ़ी लचीली होती है और इनका जो आकार होता है, वो स्पिंडल होता है। तो आप देखिए, जो भोजन नली होती है, जिसके बारे में मैंने आपसे पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया था, पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था, कि जो भोजन नली होती है, फूड पाइप जिसको हम कहते हैं, इसमें जो खाना होता है, वो धीरे-धीरे सरकते हुए ये भोजन नली अपने आप को ऐसे संकुचित करती है, विस्तारित करती है, और ऐसे कर के ये खाना को नीचे धकेलती है। तो जो पेशी कोशिका है, उसका क्या काम है? वो लचीली होती है, तो इस वजह से जो भोजन नली में खाना जाता है, वो इसके लचीलेपन की वजह से धीरे-धीरे नीचे चला जाता है हमारे आमाशय में। तो पेशी कोशिका
कोशिका का अपना एक अलग काम होता है। फिर तंत्रिका कोशिका एक दूसरी कोशिका होती है जिसका जो आकार होता है, संरचना होती है वो बहुत अलग होती है। तंत्रिका कोशिका काफ़ी लंबी होती है और ये शाखित होती है, इसमें ना ब्रांच आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से। तो जो तंत्रिका कोशिका होती है इसका काम होता है संदेश को पहुंचाना। तो संदेश को पहुंचाने के लिए इसका लंबा होना बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है और फिर जो शाखित होना है उससे भी ये तुरंत संदेश को पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पेशी कोशिका मसल सेल है। इसमें आप देख सकते हैं इसका जो आकार है वो बिल्कुल ऐसा है लचीला है ना? फिर आप ये देख सकते हैं ये तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी है ये आप देख सकते हैं। तो इसका क्या काम है? इसका क्या काम है? दोनों का अलग-अलग काम है। पेशिका कोशिका जो होती है, पेशी कोशिका वो लचीली होती है और ये भोजन की नली में इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि जहाँ पे भी संकुचित होने की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे भी विस्तारित होने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे हमें पेशी कोशिका की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसका जो लचीलापन है, वो संकुचित होने में और विस्तारित होने में हमारी मदद करता है। ठीक है? वहीं तंत्रिका कोशिका लंबी होती है, इस वजह से ये संदेश को ज़्यादा आसानी से पहुँचा पाती है। तो ये दोस्तों हमने बात करी कि कोशिकाओं के आकार और संरचना में जो भिन्नता होती है, वो ऐसा क्यों होता है? ये क्यों होता है? क्योंकि अलग-अलग कोशिकाओं का जो काम होता है, वो अलग-अलग होता है। तो ये दोस्तों हमने कोशिका के बारे में बात करी। अब हम सजीवों में संगठन के स्तर के बारे में बात करते हैं कि अगर कोशिका सजीवों की मूल इकाई है, तो फिर कोशिकाओं से एक छोटी-सी कोशिका से पूरे जीव का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए, सजीवों में जो संगठन का स्तर है, उसमें मैंने आपको मूलभूत इकाई के रूप में कोशिका को बताया पहले ही। फिर अलग-अलग कोशिकाओं मतलब बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनता है। यानी जब एक समान की कोशिकाएँ बहुत सारे ये मान लीजिए कि एक समान कोशिकाएँ हैं, अगर इन सारी कोशिकाओं को हम मिला दें, तो इन सारी कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनता है। कई सारे ऊतकों के मिलने से अंग बनता है, कई सारे अंगों के मिलने से अंगतंत्र बनता है और जब बहुत सारे अंगतंत्र मिल जाते हैं, तो फिर जीव बनते हैं। तो जीव 2 प्रकार के हो सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है, एक कोशिकीय जीव भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय जीव भी हो सकते हैं। यानी कि ऐसे जीव जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है, ऐसे जीव भी होते हैं और ऐसे जीव जिनमें मतलब ज़्यादा एक से ज़्यादा कोशिकाएँ पाई जाती है, करोड़ों कोशिकाएँ पाई जाती है, उनको हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है? तो सजीवों में जो संगठन का स्तर है, वो शुरुआत होता है कोशिका से, फिर एक ही समान कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, बहुत सारे अंगों के मिलने से अंगतंत्र बनता है और अंगतंत्रों का जब समुच्चय हो जाता है अच्छे तरीके से, तो उससे जीव का निर्माण होता है। ठीक है? अब आपको ये एक फैक्ट ध्यान में ये रखना है कि शुतुरमुर्ग का जो अंडे का पीला भाग है, वो अभी तक की सबसे बड़ी ज्ञात एकल जीवित कोशिका है। यानी शुतुरमुर्ग के अंडे का जो पीला भाग है, वो केवल एक कोशिका है और वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं दोस्तों सजीवों में संगठन के स्तर जानने के बाद सूक्ष्म जीवों के बारे में, जो कि आज का हमारा मुख्य मुद्दा है। जो सूक्ष्म जीव हैं, वो ऐसे जीव होते हैं दोस्तों जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, खुली आँखों से नहीं देख सकते, ठीक है? इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है। सूक्ष्म जीव कई प्रकार के हो सकते हैं, एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। कहने का मतलब कि बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनमें केवल एक कोशिका होती है, जैसे जीवाणु है, अमीबा है। वहीं बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव भी हैं जो कि बहुकोशिकीय हो सकते हैं, जिनमें आपको कवक देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि कवक एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे कुछ अलग-अलग सूक्ष्म जीवों की क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं, मैंने उसके बारे में बात की है। जैसे अमीबा की अगर बात करें, तो अमीबा जो है उसमें एक ही कोशिका होती है। अमीबा गतिशील होता है और अमीबा का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता, वो अनियमित होता है। अमीबा बार-बार अपना आकार बदलता रहता है। पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में भी एकल कोशिका होती है, सिंगल कोशिका होती है और वो भी गतिशील होता है। फिर शैवाल की बात करें तो शैवाल जो है वो आप देखें तो एक कोशिका वाला भी हो सकता है और बहुकोशिका वाला भी हो सकता है। जैसे जो काई आप अपने आस-पास वर्षा के बाद देखते हैं कि ज़मीन पे काई लग गई है, वो काई एकल कोशिका होती है। ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वहीं जो विषाणु एक ऐसा सूक्ष्म जीव है, जिसमें कोई भी कोशिका नहीं होती, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है? तो ये हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में बात करी कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। तो ऐसे जीव जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या फिर सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है? अब हम सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जिस तरीके से पौधों और जंतुओं में जो विविधता है, वो बहुत ज़्यादा है, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में बात भी की है। उसी तरीके से जो सूक्ष्म जीव हैं, उनमें भी काफ़ी विविधता पाई जाती है और सूक्ष्म जीव न केवल हमारे आसपास की हवाओं में, न केवल हमारे आसपास की मिट्टी में, बल्कि हमारे शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। तो चूँकि ये हर जगह पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा विविधता में पाए जाते हैं, तो ये हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित करते हैं। अब इनका हमारे जीवन पर कई मायनों में प्रभाव पड़ता है। जैसे खाद्य उत्पादन में ये हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है।
क्योंकि दही जमाने में आप देखें जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है उसका इस्तेमाल होता है। ब्रेड और केक बनाने में जो खमीर जिसको हम यीस्ट भी कहते हैं इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जो खमीर है ये इस ब्रेड के लिए जो भी मैदा होता है उसको फूलने में ये बहुत मददगार साबित होते हैं। क्योंकि खमीर क्या करते हैं, इस भोजन को जब खाते हैं तो उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और यही कार्बन डाइऑक्साइड उस मैदे को फुला देता है। पनीर और मक्खन बनाने में आप देखें जीवाणुओं का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जीवाणुओं के द्वारा एक विधि की जाती है किण्वन, जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं। तो इसी किण्वन विधि के माध्यम से पनीर और मक्खन बनाए जाते हैं। फिर आप देखिए औषधि और चिकित्सा में भी सूक्ष्म जीवों का जो है रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक आप देखें तो एंटीबायोटिक जिसको कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आप देखें पेनिसिलिन की खोज करके एंटीबायोटिक के विकास की शुरुआत की थी। तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी तो उस पेनिसिलिन को एक कवक से ही प्राप्त किया गया था। तो इसी सूक्ष्म जीवों के माध्यम से एंटीबायोटिक्स का निर्माण होता है। फिर टीका बनाने में हम देखते हैं कि इन्हीं सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल होता है। इंसुलिन के उत्पादन में हम देखते हैं इन्हीं सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल होता है। फिर बहुत सारे ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं जो विटामिन का उत्पादन करते हैं। जैसे कुछ जीवाणु होते हैं जैसे स्पाइरुलाइना, ये क्या करते हैं, ये विटामिन B12 को बनाते हैं। विटामिन B12 का जो साइंटिफिक नाम है वो कोबालामाइन है, आपको ध्यान में रखना है, ये कोबालामीन है। फिर बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं जो कि दवाइयों के निर्माण में बहुत उपयोगी हैं, जैसे स्पाइरुलाइना है, क्लोरेला है। ये सारे सूक्ष्म शैवाल हैं जो कि दवाइयों के निर्माण में बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। फिर कृषि के क्षेत्र में भी सूक्ष्म जीवों के कई सारे इस्तेमाल हैं। सूक्ष्म जीव अलग-अलग तरीके से हमारी मदद करते हैं। जैसे जो राइज़ोबियम जीवाणु है, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हमारी मदद करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारी मदद करता है। दरअसल ये जो राइज़ोबियम जीवाणु है, ये दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। और ये जो वायुमंडल में पाए जाने वाले निर्मुक्त आप देखें वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होता है, इसको स्थिर करके इस तरीके के नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है जिसका इस्तेमाल पौधे कर पाते हैं। फिर बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे यानी जैव उर्वरक के तौर पे इन सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल होता है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। फिर आप देखें तो अलग-अलग जो जैविक पदार्थ हैं, उन जैविक पदार्थों का अपघटन करते हैं ये सूक्ष्मजीव, और जिसकी वजह से ह्यूमस बनता है और ये ह्यूमस हमारी मिट्टी की उर्वरता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर बहुत सारे ऐसे कीटनाशक भी हैं जो कि इन्हीं सूक्ष्मजीवों से बनाए जाते हैं, जो कृषि में इस्तेमाल होते हैं। फिर पर्यावरण में भी इनका काफ़ी महत्व है, क्योंकि आप देखें जो डिकम्पोज़र्स होते हैं, जो अपघटक होते हैं, ये कचरे का विघटन कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण में कमी आती है और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है। फिर सीवेज शोधन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो गंदा जल है, उस गंदे जल को साफ करने में भी इन सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद बायो रिमीडिएशन यानी कि जैव उपचार करने के लिए भी इन सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब आपने सुना होगा कि कई बार जो समंदर है वहाँ पे तेल रिसाव हो जाता है। तो इस तेल रिसाव को और समुद्री प्रदूषण को कम करने में ऑयल ज़ैपर नाम का एक घास इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि इन सारे तेल को क्या करते हैं, अपघटित कर देते हैं और फिर जो समुद्री जल है, उस समुद्री जल के प्रदूषण को कम करते हैं, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बचा लेते हैं। तो जैव उपचार यानी बायो रिमीडिएशन में भी सूक्ष्म जीवों का काफ़ी इस्तेमाल होता है। फिर ऑक्सीजन के उत्पादन में भी कई सारे सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल होता है। जैसे आप देखें तो कुछ ऐसे सूक्ष्म शैवाल हैं जो कि इन ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, और ये सूक्ष्म शैवाल हमारी पृथ्वी की कुल ऑक्सीजन आपूर्ति का आधे से ज़्यादा उत्पादन करते हैं और ये समुद्र में पाए जाते हैं। तो इसीलिए समुद्री पारितंत्र को संरक्षित करने की पहल बहुत ज़ोर-शोर से हाल के कुछ दशकों में भी हमें देखने को मिली है। ठीक है? तो ऑक्सीजन उत्पादन में भी इन सारे सूक्ष्म जीवों की काफ़ी भूमिका है। फिर हम देखें तो उद्योगों में भी ये सूक्ष्मजीव काफ़ी हमारे लिए मददगार साबित होते हैं। जैसे कि अल्कोहल उत्पादन में आप देखें तो यीस्ट जो कि एक एक कोशिकीय कवक है, इस यीस्ट का इस्तेमाल होता है। फिर आप देखें तो बायोगैस उत्पादन में भी इन सूक्ष्मजीवों का इस्तेमाल होता है। बायोगैस से आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रख सकते हैं कि जीवाणु और कवक जैसे बहुत सारे ऐसे सूक्ष्मजीव हैं, जो कि ऑक्सीजन रहित वातावरण में निवास करते हैं, यानी ऐसे वातावरण में भी वो जिंदा रह सकते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो इनमें से जो कुछ जीवाणु हैं वो पर्यावरण या घरेलू अपशिष्ट के जल में जो उपस्थित पादप और जंतु अपशिष्ट हैं उनको विघटित कर देते हैं। ठीक बात है। अब इस प्रक्रिया के समय वो ऐसे गैसों के मिश्रण को निर्मुक्त करते हैं जिनको बायोगैस कहते हैं। तो हमारे आसपास जो भी अपशिष्ट है उन अपशिष्टों के विघटन से एक गैस निर्मुक्त होती है जिसको हम बायोगैस कहते हैं। और ये बायोगैस जो होता है इसमें आप देखें तो ये मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है और मीथेन होता है, इन सब
सबसे मिलके बनता है और इस गैस का उपयोग हम खाना पकाने के लिए, गर्म अपने आप को गर्म करने के लिए, बिजली उत्पादन करने के लिए, यहाँ तक कि वाहन चलाने के लिए जो ईंधन है, उसके रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि बायोगैस के स्रोत के रूप में जो सूक्ष्मजीव हैं, वो काफ़ी मददगार साबित होते हैं। फिर यहाँ पे एक वैज्ञानिक से हमारा परिचय करवाया गया है, इनका नाम है आनंद मोहन चक्रवर्ती, जिनका जन्म 1938 में हुआ था और 2020 में ये गुजर गए। इन्होंने जीवाणुओं का अध्ययन किया था और वर्ष 1971 में इन्होंने एक विशेष जीवाणु को विकसित किया, जो तेल रिसाव को विघटित कर सकता था और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में हमारी मदद कर सकता था। इनकी खोज को 1980 में पेटेंट प्राप्त हुआ और पेटेंट किसी व्यक्ति को दिया गया। देखिए, एक ऐसा कॉपीराइट होता है कि उस व्यक्ति की अनुमति के बिना कोई दूसरा उसके आविष्कार की नकल नहीं कर सकता, उसके आविष्कार की बिक्री नहीं कर सकता या उसके आविष्कार का उपयोग नहीं कर सकता। तो उनके जो शोध कार्य थे, उन्होंने ये दिखाया कि प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए भी सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक बात है? तो आपको ये इन वैज्ञानिक के बारे में, आनंद मोहन चक्रवर्ती के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि इन्होंने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सूक्ष्म जीवों के इस्तेमाल के बारे में पता लगाया था। ठीक है? तो हम बात कर रहे थे सूक्ष्म जीवों के हमारे जीवन में महत्व के बारे में, और हमने 5 क्षेत्रों में इसका महत्व देखा था। उद्योगों में, उद्योगों के अलावा हमने पर्यावरण को स्वच्छ रखने में इसका महत्व देखा, कृषि में इसका महत्व देखा, औषधि और चिकित्सा के क्षेत्र में देखा कि सूक्ष्मजीव कैसे दवाइयों के निर्माण में, एंटीबायोटिक्स के निर्माण में हमारी मदद करते हैं, और साथ ही साथ खाद्य उत्पादन में भी सूक्ष्मजीवों का काफ़ी महत्व है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने बात करी कि सूक्ष्मजीव जो हैं वो हमारे आसपास में जो भी जितनी विविधता में पाए जाते हैं, वो हमारे जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग के रूप में हमें नहीं दिखाई देने के बावजूद हमारे जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग के रूप में है। तो सूक्ष्म जीवों की जो कोशिकाएँ होती है, उसमें आप देखें जो कवक होता है, उसमें आपको जैसे जंतु और पादप की कोशिकाओं में अंतर था, उसी तरीके से अलग-अलग सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। जैसे कवक है, तो कवक में आपको कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाए जाते हैं, लेकिन कवक में आपको देखने को मिलेगा कि हरित लवक नहीं पाया जाता। अब चूँकि हरित लवक ही वो पदार्थ है, वो घटक है जिसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है हरित लवक नहीं पाए जाने की वजह से जो कवक हैं, वो हम देखें तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। फिर जीवाणु में आप बात करें, तो जीवाणु में एक स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, एक केंद्रकीय झिल्ली नहीं होता, लेकिन जीवाणु में एक अलग सी संरचना होती है जिसको हम केंद्रकाव कहते हैं। इन सब के बारे में दोस्तों हम आगे बात करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी। फिर उसके बाद जो कोशिका के दूसरे सूक्ष्म घटक हैं, उनको देखने के लिए हम एक सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, जो कि किसी भी वस्तु को 10 लाख गुना आवर्धित कर देता है, और इसकी वजह से हम बहुत छोटे से छोटे सूक्ष्मजीवों को भी देख पाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा सेशन था। इस सेशन में हमने सूक्ष्मजीवों के जितने भी एस्पेक्ट इस चैप्टर में कवर किए गए थे, उन सबके बारे में बात की। तो एक बारी हम ज़रा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या-क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने सूक्ष्मजीवों के बारे में पढ़ा कि वो ऐसे छोटे आकार के जीव होते हैं, जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी के बिना नहीं देख सकते। फिर हमने ये पढ़ा कि सूक्ष्मजीव सभी प्रकार के वातावरणों में जिंदा रह सकते हैं, यहाँ तक कि पौधे और जंतुओं के शरीर में भी रह सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि सूक्ष्मजीव 2 तरीके के हो सकते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। जैसे जीवाणु और प्रोटोज़ोआ, ये दोनों एक कोशिकीय होते हैं, वहीं कवक जो है वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं। पादप और जंतु जो होते हैं वो एक बहुकोशिकीय होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर हमने पढ़ा कि हमारे जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। जितने भी सजीव हैं, उन सभी का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, और कोशिकाओं में अलग-अलग घटक होते हैं जो हमारे जीवों में अलग-अलग काम करने के लिए और हमारे जीवों को ज़िंदा रखने में मदद करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि एक ऐसी सामान्य कोशिका, मतलब एक सामान्य कोशिका में सबसे पहले तो कोशिका झिल्ली होती है, जो कि सबसे बाहरी आवरण होता है। फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य होता है, और फिर एक केंद्रक होता है। जो पादप कवक हैं और जीवाणु कोशिका है, उसमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त आवरण होता है, जिसको कोशिका भित्ति भी कहते हैं। और आप देखें तो जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक बात है। फिर जीवाणु में एक सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, ये भी हमने बात करी। फिर हमने ये बात की कि कोशिकाएँ आकार और आमाप में अलग-अलग होती हैं, क्योंकि उनके द्वारा किए जाने वाले का जो कार्य होते हैं, वो अलग-अलग होते हैं। फिर उसके बाद हमने बात किया कि सूक्ष्मजीवों के कई सारे प्रकार होते हैं, जीवाणु हैं, कवक है, प्रोटोज़ोआ है, इनमें बहुत ज़्यादा विविधता हमें देखने को मिलती है। और फिर हमने विषाणु के बारे में बात की कि विषाणु आकार में छोटे होते हैं, लेकिन वो दूसरे सूक्ष्मजीवों से भिन्न होते हैं, क्योंकि वो केवल परपोषी जीव के भीतर ही प्रजनन कर सकते हैं, और विषाणुओं में आप देखें तो कोई भी कोशिका नहीं होती। ये चीज़ भी हमने बात करी। तो इस तरीके से दोस्तों, आज का ये जो सेशन था हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन में जो भी बातें मैंने आपसे की, वो आपको समझ में आया होगा। हालाँकि ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर नहीं था, लेकिन हाँ, किस तरीके से सूक्ष्मजीव हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं, हमारे जीवन के कई सारे आयामों को ये टच करते हैं और हमारे जीवन को ज़्यादा आसान बनाते हैं, इस चीज़ को आपने समझा होगा।
तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर जॉइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे तब तक अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।